हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर लिया था और हमारा लास्ट सेक्शन था 78। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 से। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 12 हमें बताता है इंटरमीडिएरी नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस। ठीक है, इसमें बताया जाएगा कि इंटरमीडिएरी है जो वो कब लायबल नहीं होगा, किन किन केसेस में इंटरमीडिएरी जो है वो लायबल नहीं होंगे। अब ये चैप्टर नंबर 12 जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ था 2008 के अमेंडमेंट से। ठीक है, ये चैप्टर को सब्स्टिट्यूट किया गया था 2008 अमेंडमेंट से। अब हम आते हैं अपने पहले सेक्शन पे आज के, जो कि हमें बता रहा है सेक्शन 79 एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएरी इन सर्टेन केसेस। कब कब जो है इंटरमीडिएरी को लायबिलिटी से रिलीफ मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एन इंटरमीडिएरी शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोई भी इंटरमीडिएरी जो होगी ना वो लायबल नहीं होगी किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए, डेटा के लिए या कम्युनिकेशन लिंक के लिए जो वो अवेलेबल कराया गया था उसके द्वारा या जिसका वो होस्ट था। ठीक है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि ही इज एक्टेड एज अ मिडल मैन। ठीक है, तो उसने बस डेटा अवेलेबल कराया है, तो उस थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लीक से या डेटा के रिलीज से या कम्युनिकेशन लिंक से जो भी है, इन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और ये क्या है, सब्जेक्टेड टू नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 2 और 3। ये सब्जेक्टेड है क्लॉज नंबर 2 और 3 से। ठीक है, तो अब आते हैं क्लॉज नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्रोविज़न जो है सबसेक्शन 1 का वो अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, अगर जो फंक्शन है इंटरमीडिएरी की वो लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है कि वो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस उस कम्युनिकेशन सिस्टम का जिससे इंफॉर्मेशन जो है थर्ड पार्टी को अवेलेबल कराई गई थी और ट्रांसमिट किया गया था टेम्परेरीली और स्टोर किया गया था या होस्ट किया गया था। ठीक है, तो इंटरमीडिएरी के पास जो है ना वो फंक्शन, उसकी फंक्शन जो थी वो लिमिटेड थी और उसको बस एक्सेस प्रोवाइड करना था इन सब चीज़ों का, तो फिर वो लायबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस हमें ये बता रहा है कि इंटरमीडिएरी लायबल नहीं होगी जब वो इनिशिएट कर रहा है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन का उसने शुरुआत किया है बस। दूसरा हमें बता रहा था कि वो सेलेक्ट किया है उसने रिसीवर ऑफ द ट्रांसमिशन को, उसने सेलेक्ट किया है कि किसको ये इन्फॉर्मेशन जाएगी या डेटा जाएगी या कम्युनिकेशन लिंक जो भी है ये जाएगा, रिसीवर को उसने सेलेक्ट किया है सिर्फ। और तीसरा बता रहा है कि उसने सेलेक्ट किया है या मॉडिफाई किया है इन्फॉर्मेशन जो कि उसमें ट्रांसमिशन में कंटेंट है। ठीक है, उसने या तो इनिशिएट किया है ट्रांसमिशन, या तो सेलेक्ट किया है रिसीवर को, या तो सेलेक्ट किया है और मॉडिफाई किया इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिशन में कंटेंट है। ठीक है, तो भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर तीसरी केस बताया जहां वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वहाँ वो है इंटरमीडिएरी ऑब्जर्व ड्यू डिलिजेंस वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी अंडर हिज एक्ट एंड ऑल्सो ऑब्जर्व सच अदर गाइडलाइंस एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। ठीक है, अगर इंटरमीडिएरी ने ड्यू डिलिजेंस ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस ऑब्जर्व किया है अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करते टाइम, डिस्चार्ज करते टाइम, और उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी फॉलो की है, तो वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 2 में हमें 3 चीज़ें दे रखी है कि कब कब वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है जो अगर फंक्शन जो है इंटरमीडिएरी की वो लिमिटेड फंक्शन है। दूसरी चीज़ हमें बता रही है कि अगर ये 3 कंडीशन है जहाँ उसने ट्रांसमिशन बस इनिशिएट किया है, उसने रिसीवर सेलेक्ट किया है और उसने मॉडिफाई किया है इन्फॉर्मेशन या सेलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिशन में कंटेंट है। और तीसरी चीज़ हमें बता रही है कि अगर उसने जो अपना ड्यूटी परफॉर्म किया है या ड्यूटी डिस्चार्ज किया है वो ड्यू डिलिजेंस के साथ किया है और ऐसे गाइडलाइन को फॉलो किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था, तो फिर इंटरमीडिएरी जो है ना उसकी लायबिलिटी नहीं होगी ऐसे केसेस में। फिर हमारा थर्ड क्लॉज बोल रहा है कि प्रोविज़न जो है सब सेक्शन 1 का वो अप्लाई नहीं होगा। कब नहीं होगा, अगर इंटरमीडिएरी जो है ना कंस्पायर्ड किया गया है, उसको किसी के द्वारा अबेट किया गया है, इंटरमीडिएरी जो है इंटरमीडिएरी को किसी ने अबेट किया है, उसको किसी ने एड प्रोवाइड किए है या उसको किसी ने इंड्यूस किया है। तो 4 चीज़ें उसको किसी ने की है, उसको किसी ने कंस्पायर किया है, अबेट की है
ठीक है, हेल्प किया है, एड किया है या इंड्यूस किया है, और वो किस प्रकार से किया है, वो थ्रेट या प्रॉमिस से किया है या अदरवाइज भी कर सकता है। और वो किस लिए किया है, ताकि वो जो है इंटरमीडियरी वो अनलॉफुल एक्ट करे। ठीक है, तो अगर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा वो कंस्पायर्ड, अबेट, एड और इंड्यूस कराया गया है अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, तो भी वो लायबल नहीं होगा, सब क्लॉज 1 की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। दूसरे केस में जहाँ एक्चुअल नॉलेज मिलने पर या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे, अब किस चीज़ की नॉलेज या नोटिफिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन, डेटा, कम्युनिकेशन लिंक जो कि रिसाइडिंग इन और कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर रिसोर्स, ठीक है, जो रिसाइड कर रहा है या कनेक्टेड है कंप्यूटर रिसोर्स से, जो कि कंट्रोल कर रहा है इंटरमीडियरी, ठीक है, और वो यूज़ किया जा रहा है अनलॉफुल एक्ट कमिट करने के लिए। तो इंटरमीडियरी जो है ना, अगर फेल हो जाता है उसको जल्दी से रिमूव करने के लिए या एक्सेस डिसेबल करने के लिए, ताकि जो मटेरियल थिंग है उस रिसोर्स में वो उसको ना मिल पाए, और इस प्रक्रिया में या प्रोसेस में जो है एविडेंस विसिएट नहीं हो किसी भी मैनर में, ठीक है, एविडेंस विसिएट नहीं हो किसी भी मैनर में। अगर ये करने के लिए वो फेल हो जाता है तो भी उसको लाइबल नहीं करार किया जाएगा। ठीक है, तो सब क्लॉज 3 हमें ये बता रहा है कि अगर इंटरमीडियरी को किसी ने कंस्पायर किया है, अबेट किया है, एड किया है, इंड्यूस किया है, थ्रेट देके, डरा धमका के या किसी प्रॉमिस से, शर्त पे, तो जो है ना, और ये किस चीज़ के लिए किया गया है, अनलॉफुल एक्ट कमिट करवाने के लिए, तो इंटरमीडियरी लायबल नहीं होगा। दूसरे केस में बोला जा रहा है कि अगर उसको नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है, या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से या उसकी एजेंसी के नोटिफिकेशन से पता चलता है कि कोई इन्फॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक जो भी है, जो रिसाइड कर रही है या कनेक्टेड है किसी कंप्यूटर रिसोर्स से जो कंट्रोल कर रहा है इंटरमीडियरी, ठीक है, तो वो यूज़ हो रहा है अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, वो किसी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, और वो जो इंटरमीडियरी है वो फेल हो जा रहा है कि जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी रिमूव करे वैसा, और डिसेबल कर दे एक्सेस किसी भी मटेरियल थिंग का, किसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन या डेटा का जो भी उस रिसोर्स से कनेक्टेड है, और ये प्रोसेस करते वक्त वो विशिएट ना करे किसी भी एविडेंस को। अगर ये करने को फेल हो जाता है तो भी उसको लायबल करार नहीं किया जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में हमें बताया जा रहा है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जो है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो डील करती है इंटरमीडियरी से इन हीज कैपेसिटी एज एन इंटरमीडियरी, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन उसको इंटरमीडियरी का काम करते वक्त, इंटरमीडियरी जब वो एक्ट करता है उस वक्त जो भी मिलेगी, उस कैपेसिटी में जो भी मिलेगी, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। ये हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे चैप्टर नंबर 12, जो कि जिसमें एक ही सेक्शन दे रखा था। अब हम आएंगे अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर पे, जो कि बता रहा है चैप्टर नंबर 12A के बारे में। अब ये बताता है हमें एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो 79A हमें बता रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो नोटिफाई करेगी एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, और वो कब करेगी, तो चलिए देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस पर्पज़ के लिए, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस, किसके सामने, बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी, ठीक है, वो स्पेसिफाई कर रहा है नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में किसी भी डिपार्टमेंट के, बॉडी के, एजेंसी के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एज एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो इन सिंपल वर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करने के पर्पस से, एक्सपर्ट ओपिनियन किस चीज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस पे किसी कोर्ट के सामने या अदर अथॉरिटी के सामने नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, किसी डिपार्टमेंट, बॉडी या एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे है या उसके अंडर है, और वो किस कैपेसिटी में ये एक्सपर्ट ओपिनियन देगी, एज एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, वो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कैपेसिटी में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस पे, ठीक है, किसी कोर्ट या अदर अथॉरिटी के सामने। ये हो गया हमारा 79A, जिसका एक्सप्लेनेशन हमें बोल रहा है इस सेक्शन के पर्पस से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस क्या होता है। तो इसका मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई प्रोवेटिव वैल्यू होता है, जो कि स्टोर किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और जिसमें इंक्लूड करता है कंप्यूटर एविडेंस
डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो, सेल फोन, डिजिटल फैक्स मशीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें, याद रखिएगा। ये भी आ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड है या कौन सी चीज़ इसमें से नहीं है 3-4 ऑप्शंस में। तो कंप्यूटर एविडेंस इंक्लूड है, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो, सेल फोन, डिजिटल फैक्स मशीन, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस के डेफिनेशन में जो 79A के एक्सप्लेनेशन में दिया है उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर से बता दूं, कंप्यूटर एविडेंस, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो, सेल फोन, डिजिटल टेक्स्ट, डिजिटल फैक्स मशीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जो क्लॉज है वो बता रहा है कि एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन देगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस के रूप में किसी भी कोर्ट या अदर अथॉरिटी के सामने। ठीक है, या नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गैजेट में किसी भी डिपार्टमेंट, बॉडी या एजेंसी, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, ये हो गया हमारा 79A और इसके साथ ही हमारा 12A चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे जो हमें बता रहा है चैप्टर 13 मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन 80 हमें क्या बता रहा है, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर और अदर ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च ETC। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर के पास पावर है या अदर ऑफिसर के भी पास पावर है कि वो एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर दे रखी है CRPC में तो भी कोई पुलिस ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय द central government in this behalf may enter in public place or search and arrest without warrant any person found therein who is reasonably suspected of being committed or of committing or of being about to commit any offense under this act। ठीक है, तो भले ही CRPC में कुछ और दे रखा हो फिर भी कोई पुलिस ऑफिसर जो है जो इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो नहीं है या कोई अदर ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है जिसको कि वो एंटर कर सकता है किसी भी पब्लिक प्लेस में, और वो किस पर्पस के लिए एंटर कर सकता है, वो सर्च या अरेस्ट करने के लिए सर्च या अरेस्ट के पर्पस से एंटर करेगा और वो अरेस्ट होगा विदाउट वारंट। और वो किसका अरेस्ट होगा, किस वैसे पर्सन का जो कि रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि जिसने कमिट किया है कोई ऑफेंस इस एक्ट के अंदर। तो ठीक है, तो भले ही CRPC में कुछ और दे रखा हो तो कोई भी पर्सन जो इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो नहीं होगा वो जो है वो सर्च करेगा, अरेस्ट करेगा किसी पब्लिक प्लेस पे विदाउट वारंट। ठीक है, और उस पर्सन को जो रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि उसने कमिट किया है कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंदर। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें पब्लिक प्लेस के बारे में बता रहा है, जो बता रहा है कि पब्लिक प्लेस इंक्लूड एनी पब्लिक कन्वीनियंस, एनी होटल, एनी शॉप और एनी अदर प्लेस इंटेंडेड फॉर यूज बाय और एसेसिबल टू द पब्लिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेस में आएगी। याद रखिएगा फिर से, कोई भी पब्लिक कन्वीनियंस है, होटल है, शॉप है, कोई अदर प्लेस इंटेंडेड फॉर यूज और एसेसिबल टू द पब्लिक, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी पब्लिक प्लेस में। ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 80 का क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 हमें बता रहा है वेयर एनी पर्सन इज अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 बाय एन ऑफिसर अदर देन द पुलिस ऑफिसर, सच officer shall without unnecessary delay take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of the police station। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को सर्च करने के बाद अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट वारंट सबसेक्शन 1 के अंदर, तो उसको बिना अननेसेसरी डिले के उसको ले जाया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस केस का, या तो फिर ले जाया जाएगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास और वो मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लॉज नंबर 2। अब क्लॉज नंबर 3 बता रहा है कि जो भी प्रोविज़न है CRPC 1973 की वो शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई so far as may be in relation to any entry, search और arrest made under this section। तो जो भी प्रोविज़न है CRPC के वो अप्लाई होंगे किसके रिलेशन में, किसी एंट्री, सर्च और अरेस्ट के रिलेशंस में जो कि इस सेक्शन के अंदर मेड किए गए हों। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर मेड किए गए हों, लेकिन वो क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन को सब्जेक्टेड करते हुए, क्योंकि आपको ऊपर में ही दे रखा था कि इंस्पेक्टर के बिलो रैंक के पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो नहीं कर सकते हैं सर्च और अरेस्ट, तो इसलिए इसमें दे रखा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट
बाकी कहीं और सर्च या अरेस्ट हो रहा है तो CRPC की प्रोविज़न जो है अप्लीकेबल हो जाएगी। ये हो गया हमारा 80 यहाँ कंप्लीट। अब 81 पे आते हैं, जो बता रहा है एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। अब इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट है, तो प्रोविज़न जो भी है इस एक्ट की, ठीक है, उसका अफेक्ट होगा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विथ कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो इसमें बता रहा है कि इस एक्ट के प्रोविज़न्स जो है ना वो इफेक्ट में आएंगे चाहे दूसरे प्रोविज़न्स, दूसरे एक्ट जो है ना इनकंसिस्टेंट हैं, दूसरे लॉ के जो कुछ प्रोविज़न्स हैं, जो लॉ इन्फोर्स है उसके कुछ प्रोविज़न्स इनकंसिस्टेंट है, तो भी इसका जो प्रोविज़न है वो अफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इसकी एक ओवर राइडिंग इफेक्ट हो रही है इस एक्ट की। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि इस एक्ट में कुछ भी दे रखा है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा किसी भी पर्सन को क्या एक्सरसाइज करने के लिए, कोई राइट एक्सरसाइज करने के लिए जो कि उसको कन्फर्म किया गया है कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 के अंदर या पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, नॉर्मल केस में इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट हो जाएगा किसी अदर लॉ पे अगर इनकंसिस्टेंट टर्म्स है तो भी, बट प्रोवाइजो में बोल रहा है अगर कोई टर्म जो है, कोई ये एक्ट जो है वो जो है कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 और पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है किसी पर्सन को उसके राइट को एक्सरसाइज करने के लिए जो इन दोनों एक्ट में दिए गए हैं। ये हमारा हो गया 81 सेक्शन। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 81A पर। अब ये हमें बता रहा है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंक्वेटेड चेक पे। ठीक है, इस एक्ट का एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंक्वेटेड चेक पे भी है। तो जो इस एक्ट का प्रोविज़न है, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, वो अप्लाई कहाँ होगा, इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंक्वेटेड चेक पे भी। लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्टेड टू वैसे मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट के साथ होगा जो कि ज़रूरी है ये पर्पस के लिए। किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1881 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो इस एक्ट के जो भी प्रोविज़न है वो अप्लाई होंगे किस पे, इलेक्ट्रॉनिक चेक पे और ट्रंक्वेटेड चेक पे। लेकिन सब्जेक्टेड क्या होगा, वो मॉडिफिकेशन करेंगे या चेंजेस करेंगे जो भी ज़रूरी है इस पर्पस के लिए, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 में दिया है। और वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। किसके कंसल्टेशन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में, और वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके करेगा। और सेकेंड क्लॉज हमें बता रहा है कि जितने भी नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेड किए सब क्लॉज 1 में, वो ले डाउन किया जाएगा जितनी जल्दी हो सके, और आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कहाँ ले डाउन किया जाएगा, दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट में प्रेजेंट किया जाएगा। और वाइल इट इज़ इन सेशन, जब वो सेशन में होगा तभी किया जाएगा। ठीक है, जैसे हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व होता है उस वक्त नहीं किया जाएगा, जब सेशन में होगा तब उसको सामने रखा जाएगा। और कितने टाइम तक रखा जाएगा, 30 डेज, याद रखिएगा टाइम पीरियड 30 डेज तक रखा जाएगा। और विच में बी कंप्राइज इन 1 सेशन or in 2 or more successive session before the expiry of the session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both house agreed in making the modification in the notification or both houses agreed in the notification। तो इस सेक्शन में हमें इतना ही याद रखना है कि 30 डेज तक प्रोवाइड किया जाएगा सेशन में, चाहे वो एक सेशन में हो या 2 और मोर सक्सेसिव सेशन में हो। ठीक है, जो इमीडिएटली फॉलो करेगा उस सेशन से। बट दिस इज़ नॉट सो रेलिवेंट। जो रेलिवेंट चीज़ है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास किया है वो ईच हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और वो 30 डेज तक उनके पास रहेगा। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंक्वेटेड चेक का क्या मतलब है। तो इस पर्पस के लिए, इस एक्ट के पर्पस के लिए इन दोनों का मतलब सेम है, जो कि असाइन किया गया है इनको अंडर सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। यानी कि जो सेक्शन 6 ऑफ NI एक्ट ऑफ 1881 में दिया है वही सेम मीनिंग इस एक्ट के पर्पस से भी है, किसका, ट्रंक्वेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक का। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 81A। अब हम आते हैं 82 पे, जो कि बता रहा है कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर टू द पब्लिक सर्वेंट के बारे में। अब जो कंट्रोलर होते हैं, डिप्टी कंट्रोलर होते हैं या असिस्टेंट कंट्रोलर होते हैं, उनको भी माना जाता है पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन नंबर 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड के एक्ट के अंदर। ठीक है, सिंपल सेक्शन। अब ये जो है ये भी हमारा ऐड हुआ है, ये 2017 के अमेंडमेंट से हमारा
ऐड हुआ है, ठीक है, 2017 के अमेंडमेंट से हमारा ऐड हुआ है सेक्शन नंबर 82, ठीक है, सेक्शन नंबर 82 ऐड हुआ है 2017 के अमेंडमेंट से। राइटिंग इग्नोर करिएगा थोड़ा। फिर हमारा आता है 83 जो बता रहा है पावर टू गिव डायरेक्शन। तो कौन डायरेक्शन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, ठीक है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और वो किस लिए देगा? वो कैरी करने के लिए देगी एग्जीक्यूशन इन द स्टेट, किसी भी प्रोविज़न का इस एक्ट के अंदर या रूल के अंदर, रेगुलेशन के अंदर या ऑर्डर के अंदर जो बनाया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट को देगी एग्जीक्यूशन के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस को। सिंपल 83 में हमें ये बताया गया है। अब 84 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। तो कोई भी सूट, प्रोसीडिंग और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाई कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कंट्रोलर के अगेंस्ट या किसी पर्सन के अगेंस्ट जो इनके बिहाफ में एक्ट कर रहा है या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट, और वो किस लिए? वो फॉर एनीथिंग जो कि गुड फेथ में किया गया है या इंटेंडेड किया गया है वो करने के लिए इस एक्ट के परजुएंस से, रूल के, रेगुलेशन के और ऑर्डर के परजुएंस से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कोई भी सूट है, कोई प्रोसिक्यूशन है या कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कंट्रोलर या किसी और पर्सन जो एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दीज पर्सन, लाइक ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बिहाफ में, और फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन। और कोई चीज़ अगर गुड फेथ में की जा रही हो या इंटेंडेड है गुड फेथ में करने को इस एक्ट के परसुएंस से, रूल के या रेगुलेशंस के परसुएंस से, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा इन गुड फेथ, ठीक है। तो कोई भी सूट या प्रोसीडिंग्स या जो अदर लीगल प्रोसीडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंट्रोलर के अगेंस्ट लाइन नहीं होगी अगर उन्होंने गुड फेथ में कोई काम किया या इंटेंड किया गुड फेथ में करने को इस एक्ट के पर्पस से या रूल्स या रेगुलेशन के पर्पस से, ठीक है। अब 84A जो है वो हमें बता रहा है मोड्स और मेथड्स फॉर इंक्रिप्शन का मोड और मेथड बता रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉर सिक्योर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और प्रमोशन के लिए ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स प्रिस्क्राइब करता है मोड और मेथड ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी किस लिए? ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का सिक्योर यूज़ हो सके और ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स का प्रमोशन हो सके। वो क्या प्रिस्क्राइब करेगी? मोड्स और मेथड इंस्क्रिप्शन का, ठीक है। अब आते हैं 84B में जो कि पनिशमेंट बता रहा है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के बारे में। अब जब कोई पर्सन जो है अबेट करता है किसी ऑफेंस को और अगर एक्ट जो अबेट किया गया है वो कमिट हो जाता है, इसके कंसिक्वेंस में जिसने अबेट किया उसके कंसिक्वेंस में वो एक्ट जो है अबेटेड एक्ट वो कमिट भी हो जाता है और कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न भी नहीं है इस एक्ट में इसके रिगार्डिंग, उसके पनिशमेंट के रिगार्डिंग, ऐसे अबेटमेंट के पनिशमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट में एज एन ऑफेंस, ठीक है। तो वो ऑफेंस का उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी एक्ट या ऑफेंस वो माना जाएगा कि कमिट हुआ है इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, ठीक है, जब ये कमिट हुआ है इन कंसिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी और विद द एड विच कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट, ठीक है। तो कोई एक्ट या ऑफेंस वो कब माना जाएगा कि कमिट हुआ है अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में? तो जब वो कमिट हुआ है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल। 3 वेज होते हैं, ठीक है, अबेटमेंट के। फर्स्ट वन इज इंस्टिगेशन, सेकेंड वन इज कॉन्स्पिरेसी एंड थर्ड वन इज इंटेंशनल एड। तो सेम इसमें भी वही दे रखा है, ठीक है। फिर हम आते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे जो हमें बता रहा है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, ठीक है। अब कोई भी पर्सन जिसने कमिट किया है कोई ऑफेंस जो कि इस एक्ट के अंदर क्या है, पनिशेबल है, और किसी से करवाया है ऐसा ऑफेंस, ठीक है, और वैसे एक्ट के दौरान कोई एक्ट किया है इस एक्ट के कमीशन के लिए, तो वो क्या होगा? जहाँ कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं मेड किए गए हैं पनिशमेंट के लिए ऐसे अटेम्प्ट को, वो पनिशेबल हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो कि कितना होगा? 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है, ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो कि उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, और फाइन भी जो उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, या दोनों भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको पनिशमेंट मिल रही है
किसी भी ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए जो इस एक्ट के प्रोविज़न में पनिशेबल है, तो आपको जो है ना उसकी जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट है उसकी हाफ पनिशमेंट मिलेगी और फाइन भी मिल सकता है और बोथ भी मिल सकता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ये अटेम्प्ट के बारे में बता रहा है क्योंकि, और 84B जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो पनिशमेंट बता रहा है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, अबेटमेंट के बारे में। और ठीक है, और 84A नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि अथॉरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन और मिसलेनियस के काफ़ी सेक्शन जो हैं हमारे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए CBI के, तो इन सबको ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारा बहुत ही छोटा पोर्शन बचा है इस एक्ट का, जो कि हम अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे और उसके साथ ही हमारा IT एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि IT एक्ट के बाद आपको कौन सा एक्ट चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ सेंट्रल विजिलेंस एक्ट करने के लिए। अगर आप लोग भी अग्री हो इस बात से तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड दिस इज़ ऑल बाय माय साइड। आई एम ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।